नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार हमारी 500 की जो हिंदी की टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन की जो सीरीज जारी है वो लगातार जारी है। आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और हर रोजाना ये क्लास आती है तो आप देखना ना भूले। ये 500 क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके हम साथ में व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट छप सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इनकी व्याख्या से प्रश्न आएगा तो आप व्याख्या ध्यान से देखिएगा। आज जो भी क्वेश्चन ले रखे हैं उनमें से आप जरूर पूरा देख के बता दीजिएगा कि हर बार जो आज क्वेश्चन ले रखे उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर छपते हैं। अब देखिए, ज्यादा टाइम को खराब न करते हुए उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और इसे उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है पैनल के ऊपर, उस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो उस क्वेश्चन का आप अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश करें। और उसके अलावा अगर उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो वो भी देने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि जब आप खुद कमेंट में अगर उसका आंसर लिखेंगे तो वो फिर आपकी मेमोरी में ज्यादा दिन तक सेव होने वाला है। इसलिए आप जरूर ये काम करें और क्लास को पूरा जरूर देखें और लास्ट में आप मुझे बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेने वाले, हालांकि पूरे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से ही जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है हर बार परीक्षा के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इनसे आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन इस हिसाब से आने लगे कथन वाले। पहले तो सिर्फ यही पूछा था ये वाक्य कौन सा है या फिर ये वाक्य कौन सा है, लेकिन अब वो इस तरीके से भी क्वेश्चन आने लगे हैं तो इसका मतलब आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा। तो देखिए, पहला ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं। नंबर 1 साधारण, नंबर 2 मिश्र और नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। क्या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं? हाँ भाई, 3 भेद किए जाते हैं। इसका मतलब ये तो कथन सही है। आपको क्या बताना है? आपको गलत कथन चूज करना है भाई। गलत कथन के ऊपर आपको टिक करना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। एकदम सही है। 1 मिनट, एकदम सही नहीं है क्योंकि यह उल्टा लिख रखा है। यहां पर उल्टा लिख रखा है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को तो विधेय कहा जाता है, क्रिया को तो विधेय कहा जाता है और उद्देश्य को क्या कहा जाता है? उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है। उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया भैया। और यही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर है क्योंकि यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। आपको पता होगा, आपको ध्यान रखना है, विधेय को क्रिया कहा जाता है। ध्यान रखना, विधेय को क्रिया कहा जाता है और उद्देश्य को क्या कहा जाता है? कर्ता। यही वाक्य के अंदर गलती हो रखी है, वहां पर उल्टा लिख रखा है, कर्ता को विधेय और क्रिया को उद्देश्य। यही यहां पर गलती हो रखी है। इसका मतलब यह सही है। आपका क्वेश्चन का आंसर यह है, ठीक है ना, लेकिन ये कथन गलत है। अब देखिए, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही क्या होता है? विधेय। एकदम बात सही है भाई। साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य बोलेगा, उसके अंदर एक कर्ता होगा, एक क्रिया होती है, एक विधेय, एक उद्देश्य ही होता है। अब उद्देश्य विधेय आपको समझना होगा। विधेय ही क्रिया को हिंदी के अंदर विधेय कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए अगला, देखिए अगर आपको ये याद होने में कंफ्यूजन होता है तो आप फिर इसको ऐसे बना दीजिएगा, विधेय क्रिया को विकी से याद रख सकते, विकी, ठीक है। वे से विधेय और के से क्रिया हो जाएगा। इसको भी आप कुछ उक से याद से ऐसा कुछ ट्रिक बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है और फिर उल्टा सुल्टा हो जाता है। अब देखिए अगला, देखिए चौथा ऑप्शन, मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है। सही है, एक मुख्य वाक्य रहता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। मिश्र वाक्य के अंदर एक तो मुख्य वाक्य होता है और बाकी 3 उपवाक्य होते हैं। 3 उपवाक्य देखिए, एक तो संज्ञा उपवाक्य भी होता है, विशेषण उपवाक्य भी होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी होता है। इसका मतलब 3 उपवाक्य हो गए किसके? मिश्र वाक्य के। अब देखिए यहां पर आ जाएगा,
अब मैं आपको बताता हूं, देखिए रचना की दृष्टि से आपको बता दें, रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। क्या होते हैं? वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, ध्यान रखना, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब कौन कौन से? तो देख लीजिएगा, एक तो होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, और एक होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, इसको योजक वाक्य भी कहा जाता है, और एक होता है एक मिश्र वाक्य, और एक हो गया कौन सा? संयुक्त वाक्य। सॉरी, मैंने अभी ऊपर बोल दिया था ना, संयुक्त वाक्य को ही योजक वाक्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना, संयुक्त वाक्य को ही योजक वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह पता होना चाहिए, वाक्य रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए, जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य, जो मिश्र वाक्य होता है वो खुद आगे जाके 3 इसके अंदर उपवाक्य होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 3 उपवाक्य होते हैं। अब देखिए, एक कौन सा होता है? एक तो होता है संज्ञा, संज्ञा उपवाक्य होता है, और एक विशेषण उपवाक्य। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आते हैं, इसीलिए बता रहे भाई 3, और 3 होता है एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब यही वाक्य का पूरा चैप्टर है, इसको ही आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा, अगर आपको इस सवाल को करने के लिए ट्रिक लगानी हो तो आपको सिर्फ यही सोचना है, जब भी साधारण वाक्य आएगा उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना एक ही विधेय होगा, यानी कि एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होने वाली है। और जब संयुक्त वाक्य, देखिए संयुक्त वाक्य पहले समझ लेते हैं ना, मिश्र वाक्य उसके बाद में देख लेते हैं। देखिए संयुक्त और योजक वाक्य, जब भी संयुक्त वाक्य या फिर योजक वाक्य आएगा उसके अंदर हमेशा 2 वाक्य होंगे। दोनों वाक्य आपके योजक शब्दों से जुड़े होंगे, समुच्चय वाचक, जो समुच्चय वाचक अवयव होते हैं ना, उन शब्दों से जुड़े होंगे, जैसे और, तथा, क्योंकि, लेकिन, परंतु, इसलिए, इन शब्दों से जुड़े होंगे। कौन से वाक्य? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इन शब्दों से जुड़े होंगे, ध्यान रख लेना। क्या क्या बताए थे मैंने अभी, कहां लिखे? वहां लिख लेते। कौन सा कलर ले, ये दिखाई दे देगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य, जो संयुक्त वाक्य हो है, संयुक्त वाक्य हमेशा आप ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं भाई, एक तो किससे जुड़े होते हैं? लेकिन, लेकिन से जुड़ा होता है, या से जुड़ा हो सकता है, और से जुड़ा हो सकता है, और तथा से जुड़ा हो सकता है, परंतु से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसलिए से जुड़ा हो सकता है। तो यह आपको पता होना चाहिए, फटाक से पता लग जाएगा कि ये वाक्य कौन सा है। जब भी ये शब्द आ जाए ध्यान रखना, लेकिन, या, किंतु, परंतु, ताकि, या फिर इसलिए, और, ठीक है ना। ये जब भी आपको, सीधी सी बात यह है, जब भी संयुक्त वाक्य के अंदर 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्य अलग अलग होने वाले, दोनों का स्वतंत्र रूप से अर्थ भी होने वाला है, इसका एक दूसरे को ऊपर निर्भर नहीं होने वाला है। दोनों वाक्य बिल्कुल अगर आप तोड़ लेंगे तो दोनों वाक्य अपना अपना खुद का अर्थ देने वाले हैं। और ये शब्द आपको जरूर मिले। ये कौन से शब्द है? समुच्चय वाचक अवयव, आपने पहले भी हम पढ़ गए हैं अविकारी शब्द के अंदर, तो वो यही शब्द बीच में मिलेंगे। अब देखिए, जबकि साधारण वाक्य के अंदर नहीं मिलने वाले हैं, साधारण वाक्य के अंदर एक ही क्रिया होने वाली है, एक ही कर्ता होने वाला है, एक ही उद्देश्य होने वाला है, एक ही विधेय होने वाला है। लेकिन हो सकता है विधेय या फिर उद्देश्य उसका विस्तार रूप मिल सकता है, लेकिन कर्ता एक ही होगा, क्रिया एक होगा। किसके अंदर? साधारण वाक्य के अंदर। यहां पर हो सकता है अलग अधिक हो सकता है, लेकिन दोनों वाक्य बीच में से इन योजक शब्दों से जरूर जुड़ा होगा। यह पकड़ ट्रिक है भाई पकड़ने की। संयुक्त वाक्य जैसे ही आपको दिखेगा पकड़ में आ जाएगा, इन शब्दों को ध्यान रखना। अब देखिए अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को आप ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है? एक उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य के अंदर एक उपवाक्य होगा और वो उपवाक्य दूसरा जो भी पीछे आगे उपवाक्य का 3 और लिख रखना मुख्य उपवाक्य होगा, उसके आगे 3 आश्रित उपवाक्य और होंगे। हो सकता है वो संज्ञा से हो सकता है वो विशेषण से हो, और हो सकता है वो क्रिया विशेषण से हो। तो फिर यह वो उस वाक्य के ऊपर निर्भर जरूर होगा, ठीक है ना। अभी हम अगली स्लाइड के अंदर उदाहरण बता देता हूं, तो उदाहरण से हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है इनके अंदर जो मिश्र वाक्य होगा उसके अंदर 3 होंगे। अब देखिए जो मिश्र वाक्य है उस मिश्र वाक्यों को हम कैसे पकड़ सकते हैं, तो यहां पर देखिए
मिश्र वाक्य के अंदर हम उसको संज्ञा वाले जो भी उपवाक्य आएंगे वो हमेशा बीच में की जरूर लगेगा, की से स्टार्ट होने वाले, कहां से, की से। और जो विशेषण वाले आएंगे वो हमेशा जो और जो का विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेगा। और क्रिया विशेषण है वो आपको ये शब्द मिलेंगे तब, जब, ठीक है ना, ये वाले शब्द मिलने वाले हैं। ठीक है, ये कौन से है, संबंधवाचक, अभी आप पढ़ चुके हैं, संबंधवाचक या फिर सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जब तब, यदि तो, यदि तो ये वाले शब्द आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ मोटा मोटा आइडिया लगाना है। अगर मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य के अंदर अगर वो संज्ञा उपवाक्य है आश्रित वाला तो फिर वो की से जरूर स्टार्ट होगा। और अगर विशेषण है तो जो है, जिसके है, जिन्हें है, जिनको है, ये सब शब्द मिलेंगे। लेकिन अगर क्रिया विशेषण है जब जब मिल सकता है, तब तब मिल सकता है, जैसे यदि तो, ऐसे शब्द दो जोड़ने में मिलेगा जरूर। ये क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसमें उदाहरण देखते हैं हम। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार है। कौन कौन सा, साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को योजक वाक्य भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि योजक चिन्ह के बीच में यूज हो रहा है इसलिए यौगिक वाक्य भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो एक मिश्र वाक्य है तीसरा, और साधारण विधेय, साधारण वाक्य के अंदर आपको ध्यान रखना है एक क्रिया होगा, एक ही विधेय होगा। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही क्रिया, एक ही विधेयक। ठीक है, एक ही विधेय। तो मतलब आपको अगर याद ना रहे विधेय और कौन सा क्रिया कौन सा उद्देश्य, तो आप विकी से याद रख लेना, वे विधेय के क्रिया। ठीक है, उद्देश्य को उक से याद रख लेना, ओ उद्देश्य का कर्ता। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। और मैं अगली स्लाइड देखिए आप, अब उदाहरण देख लेते हैं कुछ। हाँ, ये देख लीजिए, पहले ये स्लाइड देख लीजिएगा, अब यहां पर और कुछ समझा रखे हैं डिटेल से। तो देखिए, रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, किसके, वाक्य के। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है भैया। कितने, तीन भेद है। एक तो साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। यहां पर 3 नंबर भैया। ठीक है, एक साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब देखिए, पहला है सरल अथवा साधारण वाक्य। एक है उद्देश्य तथा एक ही क्या होगा, विधेय होगा, एक ही कर्ता होगा, या फिर एक ही क्या होने वाली है, क्रिया। यानी कि साधारण वाक्य के अंदर एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी, वही वाक्य क्या कहलाएगा, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहलाएगा। अब देखिए, संयुक्त वाक्य, यौगिक वाक्य या फिर योजक वाक्य। योजक इसलिए बोलते हैं भाई, इसके अंदर योजक चिन्ह बीच में प्रयुक्त हो रहे हैं। देखिए, वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो, प्रधान या फिर मुख्य वाक्य हो, मुख्य उपवाक्य रहते हैं, अथवा दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्यों योजक द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए तो होते हैं, और इनको अलग भी कर लेते हैं तो भी इनका अर्थ निकलता है। मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे भैया। दो सरल वाक्यों को जोड़ के बनाया जा सकता है, दो मिश्र वाक्यों को जोड़ के बनाया जा सकता है, और वही वाक्य कौन से, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। अब देखिए, तीसरा है मिश्र अथवा जटिल वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक तो प्रधान उपवाक्य, एक तो मुख्य उपवाक्य होगा, और उसे ही तो मिश्र अथवा जटिल वाक्य कहा जाता है। शेष एक या एक से अधिक संख्या में उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर ये देखिए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य, मतलब 3 उपवाक्य हो सकते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होगा जो कि मुख्य उपवाक्य होगा, वो अगर इनको अलग कर दिया जाए, मिश्र वाक्य को अगर अलग कर दिया जाए, उसका खुद का कुछ भी अर्थ नहीं निकलने वाला है। ठीक है ना। अभी देखिए, अब देखिए अगले स्लाइड में उदाहरण देखते हैं हम। अब ये कुछ उदाहरण है। अब देखिए, पहला उदाहरण देखिए, रवि का भाई सुरेश, रवि का भाई सुरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। पढ़ना क्रिया आई है यहां पर पढ़ना क्रिया आ गई है। तो देखिए, पहले वाक्य के अंदर एक कर्ता है, या फिर ये उद्देश्य है ना, उद्देश्य है, और ये क्या है, विधेय है, विधेय। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये सरल वाक्य हो गया, पहला सरल वाक्य। ठीक है। अब दूसरा देखिए, मैं पढ़ता हूं
और वो गाता है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए योजक चिन्ह आ चुका है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। और देखिए मैं पढ़ता हूं, वह गाता है, दोनों को अलग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि वो पढ़ता रहेगा और एक वो गाना वो गाता रहेगा। ये कौन सा वाक्य है? तो ध्यान रखना, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। कौन सी वो ट्रिक है जिसे आप पकड़ लेंगे? तो ध्यान रखना, योजक शब्द आएंगे, योजक यहां पर हो सकता है और आ जाए, तथा आ जाए, यहां आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, इसलिए आ जाए, कौन सा भी शब्द आ जाए, लेकिन योजक शब्द होना चाहिए। वो वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होगा या फिर योजक या फिर यौगिक वाक्य। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? ये देखिए दो वाक्य, अब इनको दोनों को अलग अलग करते देखिए, वो कौन सा व्यक्ति। अब आपको आगे ऐसा कुछ उसका उत्तर देना ही होगा कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है। अब देखिए आगे जोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे एक वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। और ये देखिए जिसने, ये जो का रूप आया ना, जो का विशेषण रूप आ रहा है ना, ये जो का विशेषण रूप आ रहा है। तो देखिए जो है, जिसने है, जिसको है, जिसकी है, जिन्होंने है, ये शब्द रूप किसमें आने वाले हैं? ध्यान रखना, मिश्र वाक्य के अंदर। और ये कौन सा है? ये मिश्र वाक्य ही है, ये मिश्र वाक्य है। और ये भी अगला देखिए, ये भी मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य के अंदर भी कौन सा? विशेषण, मिश्र वाक्य, विशेषण मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि देखिए जो का रूप आ रखा है, जो विशेषण है ना। अब देखिए अगला देखिए, लखनऊ जो, ये देखिए जो और आया, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह एक ऐतिहासिक नगर है। तो यह भी कौन सा हो गया? यह भी तो सेम ही हुआ, यह भी तो भाई साहब सेम ही हुआ, और यह भी सेम ही हुआ। अगला देखिए, जब तक, अभी मैंने बोला था जब तक है, जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। यह देखिए जब तक, और ये कौन सा हो रहा है? ये क्रिया विशेषण शब्द है। और मैंने बोला था अभी आपको बताया था, ये मिश्र वाक्य का कौन सा रूप है? मिश्र वाक्य का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बहुत हर बार परीक्षा के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखें, यदि राजेंद्र परीक्षा परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो देखिए यदि आ रखा है तो आ रखा है, दो आए, जोड़े में आए, और ये कौन सा शब्द है? ये ध्यान रखना, यही वो क्रिया विशेषण। आगे देखिए, जो विद्वान होते हैं उनके सभी आदर करते हैं। आगे देखिए, गांधी जी ने कहा, यह भी तो जो और उनके आ रहा है, ये कौन सा है? जो विद्वान होते हैं उनके सभी आदर करते हैं। ये तो भैया जो का रूप आ रहा है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, जो विद्वान होते हैं उनके सभी आदर करते हैं। ये विशेषण उपवाक्य जो का रूप आ रहा है। अब देखिए, गांधी जी ने कहा कि ये की इधर से था ना, की, तो ये की सदा सत्य बोलो, ये कौन सा है? संज्ञा, संज्ञा मिश्र वाक्य है वे, संज्ञा मिश्र उपवाक्य। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जो विद्वान होते हैं उनके सभी आदर करते हैं। तो ये पूरे उदाहरण हो गए। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि, बार बार बोल रहा हूं, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, और उसके अलावा एक होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य खुद आपने 3 उपवाक्य के अंदर बंटा हुए। एक तो संज्ञा, जो कि की से स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखना, संज्ञा का जब भी संज्ञा उपवाक्य का वाक्य आएगा, अंदर प्रयोग होगा मिश्र वाक्य के अंदर, वो हमेशा की से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा क्रिया विशेषण, जो कि जो का रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण खुद 4 प्रकार से, तो उनका कोई भी रूप देखने को मिल सकता है, चाहे वो स्थानवाचक भी मिल सकता है, या फिर दोहरी से भी मिल सकता है, या फिर रीति वाला मिल सकता है, यह है ना, उनमें से आपको कोई भी मिल सकता है क्रिया विशेषण के चारों में से। लेकिन अब ये आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया, की वाला, जो वाला, और दोनों, जब जब, जब तक, धीरे धीरे, है ना, ऐसे शब्द भी मिल सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य के अंदर योजक शब्द मिलेंगे आपको, तथा, और, क्योंकि, है ना। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। और ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, और पूरी डिटेल से जानकारी लिए। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यह भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न हर बार आता है। यह भी एक ऐसा टॉपिक है, देखिए, निश्चावर्ती का प्रयोग किस वाक्य में है?
ये वर्ती का प्रश्न है भैया। वर्ते, मूड, मन, स्थिति। जब भी एक वाक्य के अंदर क्रिया के रूप में कर्ता द्वारा अपनी मन स्थिति या फिर मूड की स्थिति बताई जाती है, वो ही वर्ती कहलाती है। अब देखिए इसके अंदर यह पूछ रहा है निश्चयावर्ती कौन सी है। अब देखिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ये क्या निश्चयावर्ती है? ये आज्ञा बता रहा भाई, ये आज्ञा दे रहा है, ये एक आज्ञा दे रहा है, मतलब ये तो आज्ञा से संबंधित हो गया। बच्चे ने, अगला देखिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये निश्चय, ये निश्चय बता रहा है कि बच्चे ने भाई पुस्तक पढ़ ली है, मतलब पुस्तक पूरी पढ़ी जा चुकी है ना, निश्चय ही वो बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, इसका मतलब बच्चे ने पुस्तक पूरी पढ़ ली है। भगवान सबका भला करे, ये कैसे, ये इसमें क्या देख रहा है? ये भी आपके सबसे पहले भगवान सबका भला करे, ये देखिए पहले ये समझ लीजिएगा। देखिए, भगवान, आज्ञा, अनुरोध, इच्छा या आदेश, ये किसमें होने वाला है? आज्ञा विद्रक होने वाला है, मतलब ये तो एक क्या है? इच्छा है। इच्छा है भाई कि सबका भगवान भला करे, ये एक इच्छा व्यक्त की, ये किसमें आएगा? आरंभ बोधक वर्ती के अंदर। लेकिन निश्चयार्थ में नहीं आएगा। निश्चयार्थ में कौन आएगा? कि यही आएगा कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है, ये इच्छा व्यक्त कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये तो आदेश दे रहा है, ये तो आदेश दे रहा है ना भाई, ये खुद कह रहा है कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए। शायद वो आज आ जाए, ये कैसा है? ये संभावना बता रहे हैं, तो संभाव्य, ठीक है ना, संभावनीय वर्ती हो जाएगी। अब देखिए, ये चारों उदाहरण आपको बता दिए, लेकिन अब हम अगले स्लाइड देखिए। अब देखिए ये वाला देखिए, अब देखिए वर्ती व्याख्या देखिए, मन, स्थिति अथवा मूड, क्रिया के जिस रूप से वक्ता यानी बोलने वाला लेखक की क्या हो, मन की स्थिति का या ज्ञान हो या फिर उसका ज्ञान हो। भाई जो भी वक्ता, एक आदमी जो भी बोल रहा है, जो भी एक व्यक्ति किसी के बारे में कह रहा है, तो उस कर्ता का या फिर उस व्यक्ति का मन स्थिति का जो ज्ञान, उसके वक्ता के जिस क्रिया में क्या भाव व्यक्त हो रहा है और उसकी मन की जो स्थिति है, वो पता करने के लिए जो ज्ञान हमें पता होता है, वो ही ये कहलाता है क्या? वर्ते। अब देखिए, क्योंकि एक वाक्य के अंदर हमें उस वाक्य को पढ़ने के बाद में ही पता चलेगा कि वो वक्ता क्या कह रहा है, वो वक्ता क्या कहना चाहता है, आदेश दे रहा है, इच्छा कर रहा है, या फिर किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो अनुरोध कर रहा है ना। तो अब देखिए, ये वर्तियां देखिए 5 है, इसके अलावा भी एक और भी थी भाई, वैसे 8 भी मिल सकते हैं, कहीं कहीं 8 मिलते हैं, कहीं 5 मिलते हैं, तो ये आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ ये तो 5 ही भी। अगला मैंने वो क्रिया पक्ष वाला देखा, ये 5 प्रकार की वर्तियां हैं। अब देखिए आज्ञा विदर्थ, सबसे पहले है आज्ञा विदर्थ। जिस क्रिया रूप में आज्ञा हो, अनुरोध हो, इच्छा हो या फिर आदेश हो, जिस वाक्य के अंदर किसी जो भी कोई आपको वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के अंदर आज्ञा हो, अनुरोध हो, इच्छा हो, आदेश हो, तो हमेशा आप ध्यान रखना वह आज्ञा विदर्थ होगा। और निश्चयार्थ, निश्चयार्थ कहां होगा? जिस क्रिया के रूप में कार्य होने की निश्चितता हो, मतलब कार्य निश्चित ही हो गया हो पूरा, उसके अंदर निश्चयार्थ होगा। अब देखिए संभावनार्थ, क्रिया का जो रूप अनुमान या फिर संभावना, अनुमान या फिर संभावना व्यक्त करे तो वो संभावनार्थ होगा। लेकिन संदेहार्थ, क्रिया के जिस रूप में कार्य के पूरा होने का लगभग निश्चय हो, परंतु थोड़ा या बेड़ा नहीं है, या थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा संदेह भी बना हुआ हो, तो वो कौन सा होगा? संदेहार्थ। इधर उदाहरण लिख रखे हैं, अभी देख लीजिए। अब अगला है संकेतार्थ। दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर प्रस्तुत होता है, तो वो फिर क्या होगा? संकेतार्थ। अब देखिए उदाहरण आ जाइए, देखिए बारिश हो गई तो हम पिकनिक चलेंगे, बारिश होगी तो ही हम पिकनिक चलेंगे। वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, यहां पर क्या है? संभावना बन रही है ना, वो खेल रहा होगा। पानी बरसेगा तो फसल होगी। अगला है शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो। आज्ञा वाला और निश्चित वाला हमने पीछे भी देख लिया था। अब देखिए क्रिया का जो रूप अनुमान और संभावना पर हो, बारिश होगी तो हम पिकनिक भी चलेंगे, संकेतार्थ है, संकेतार्थक है ना। ये देखिए ये संकेतार्थ, संकेतार्थ यानी कि ये खुद संकेत दे रहा है, अगर बारिश होती है तो ही हम पिकनिक जाएंगे,
नहीं तो नहीं जाने वाले। अब देखिए वो खेल रहा होगा, इसमें संदेह बना हुआ है भाई, इसमें संदेह बना हुआ है, मतलब खेल रहा होगा। पानी बरसेगा तो फसल होगी, ये तो अभी तो किया भाई, ये संकेत ही है, ठीक है, ये तो दोनों सेम मिलते हैं। पानी बरसेगा तो फसल होगी, बारिश होगी तो हम पिकनिक जाएंगे, शायद कल वर्षा होगी, ये सब संभावना होगी, संभावनार्थ, ठीक है ना। और वो खेल रहा होगा, ये संदेहार्थ है। इसके अंदर देखिए खेल रहा होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्या बना हुआ है, संभावना है, परंतु थोड़ा सा संदेह भी बना हुआ है कि खेल रहा होगा भी या फिर नहीं भी होगा, है ना। तो इसके अंदर ये संदेह, संदेहार्थ, तो ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ यहीं से पकड़ में आ जाएगा। संकेतार्थ में दो चीज एक साथ में होगी। देखिए पानी बरसेगा तो फसल होगी, संकेत मिल रहा है अभी, है ना, संकेत मिल रहा है, पानी बरसेगा तो ही फसल होगी, इसका संकेत मिल रहा है। लेकिन संदर्भ, अब देखिए वो खेल रहा होगा, हो सकता है वो खेले नहीं भाई, खेल रहा होगा हम आइडिया लगा रहे हैं, कुछ उसके अंदर संभावनाएं बनी हुई है, संदेह बना हो रहा है, मतलब खेल रहा होगा, हो सकता नहीं भी खेल रहा होगा, ठीक है ना। संभावना, पूरी संभावना होगी। अब देखिए इस बाकी के अंदर लिख रखा है शायद कल वर्षा हो, शायद वो कल हमारे घर आए, तो ये इसमें पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी। तो संभावना, संदेहार्थ, संकेतार्थ और आज्ञा। आज्ञा में तो बहुत ही आसान है, कोई आज्ञा दे या फिर अनुरोध करे या फिर इच्छा हो या फिर आदेश हो, तो फिर आज्ञा निश्चित पता पहले से ही चल जाएगा, कोई भी कार्य पूरा निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, वो निश्चितार्थ। तो ये पांचों याद होनी चाहिए, पांचों कई बार यहां से प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है हर परीक्षा में। जब भी ऐसा है कि जितने पेपर हुए उनमें से इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, और सबसे सरल टॉपिक भी है। आपको देखने, ये दो तो देखने से पता चल जाएगा, आपको यहां पर भी पता चल जाएगा भाई होगा, ये ऐसे कुछ शब्द आएगा, जैसे वो पानी पी रहा होगा, अब हो सकता है पानी नहीं भी पी रहे, तो ये इसमें पता चल जाएगा। संदेह में भी कुछ संदेह इसमें पता चल जाएगा। संभावना तो पहले से ही शायद शब्द ऐसा लिखा आएगा, या तो फिर वाक्य के शुरुआत में शायद शब्द लिखा आएगा, या फिर संभावना, शायद कल बरसात होगी, संभावना है कि कल वो आए, ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और संकेतार्थ तो आपको पहले से ही वाक्य देख कर पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए, हाँ ये प्रश्न देखिए, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य हैं। कृतवाच्य, ये कृतवाच्य के पूछ रहा है भाई, क्या चोर पकड़ा गया, ये बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। तो इसमें से तो कृतवाच्य पूछ रहा है, और कृतवाच्य देख लीजिएगा यहां आ जाएगा। हिंदी के अंदर आपको बता दें वाच्य के कितने भेद हैं, 3 भेद है, वाच्य वाला टॉपिक है। यहां से तो प्रश्न फिक्स है भाई, हर बार आया है, और 2 से 3 प्रश्न लेके भी आया। ये कृतवाच्य देखिए, इसमें कथन का केंद्र कौन होता है, कर्ता होता है। कथन को जो कहने वाला है वो कर्ता होता है। जैसे कि राजेव सोता है, राजेव सोता है, या फिर सोहन सोता है, या फिर सुरेश सोता है, कुछ भी ले लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपको यह ध्यान रखना है, कर्ता प्रमुख केंद्र होता है किसके अंदर, कृतवाच्य के अंदर। अगला देखिए, इसकी पहचान क्या है, कर्ता बिना विभक्ति के भी हो सकता है भाई, कर्ता बिना विभक्ति के हो सकता है। अगला है कर्ता के साथ नए विभक्ति आ भी सकती है, और यही हमें पूछ रहा है, यही हमें पूछ रहा है कि कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये तो पक्का भाई, इसके अंदर मुख्य वो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी ये आइडिया लगा जा सकता है कि चोर को पकड़ कौन रहा है, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया, ये तो क्रमवाच्य हो गया ना, ये तो क्रमवाच्य हो गया। ये बात उससे पता चली, ये बात उससे पता चली, यहां पर भाव दिखा रहा ना। और देखिए किसान द्वारा फसल काट ली गई, यहां पर फिर क्रमवाच्य हो रहा। अब देखिए क्रमवाच्य की परिभाषा देखिए, क्रमवाच्य की परिभाषा देखिए क्या है, इसमें क्रम की क्या होती है, प्रधानता होती है भैया। उसके अंदर कर्ता प्रमुख होता है केंद्र के रूप में, यहां पर क्रमवाच्य के अंदर कर्म प्रमुख होता है, कर्म प्रमुख होने वाला है। अब देखिए जैसे सोनिया से गीत गाया गया, क्या गाया गया या फिर गीत गाया गया, पहचान कैसे करेंगे, तो मुख्य क्रिया सकर्मक होती है भैया, यह भी ध्यान रखना है, मुख्य क्रिया। अब चाहे वो सोनिया लिखे या फिर वह गीता से गीत गाया गया, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको एक प्रश्न करना होगा, और प्रश्न यह करना है कि क्या गाया गया भाई। गीता के द्वारा गीत गाया गया या सोनिया के द्वारा गीत गाया गया, ये साया लिख दिया, गीत
गाया गया। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न करना है क्या गाया गया, क्या किया गया, तो आपको उत्तर मिलेगा। तो वो हमेशा ध्यान रखना, क्रमवाचक के अंदर हमेशा ध्यान रखना सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया मिलेगी क्रमवाचक के अंदर। ठीक है, कर्ता के साथ या आ सकता है, कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा, मतलब से आ सकता है, एक के द्वारा आएगा, के द्वारा विभक्ति होती है। कर्ता क्रम की प्रधानता न होकर भाव ही होगा। ठीक है ना, न तो कर्ता न क्रम की प्रधान, सॉरी ये इसके अंदर है ना, ये लाइन यहां पर नहीं थी भैया, ये लाइन इसकी है। ठीक है ना, यहां पर आ गई मिस प्रिंट होके। ठीक है ना, तो यहां तक ही है। एक तो आप ध्यान रखना कर्म प्रमुख होगा, कर्म की प्रधानता होने वाली है। हो सकता है कर्म कई बार वाक्य के अंदर हमें दिखा हुआ नहीं मिलता हुआ, लेकिन छुपा हुआ भी मिल सकता है। वाक्य के अंदर वो सामने से अगर मतलब एक वाक्य के अंदर डायरेक्टली भी नहीं दे सकते हैं, ये कर्म न भी दे, कर्ता डायरेक्टली न दे रखा हो तो भी वो वाक्य क्रमवाच्य होगा। लेकिन ध्यान रखना कर्म प्रमुख होगा। ठीक है ना, कर्म की प्रमुख प्रधानता होगी। अब चाहे गीता से गीत गाया गया या फिर सोनिया से गीत गाया गया, तो आपको इसको पता लगा सकते हो, गाया सकर्मक क्रिया जरूर होगी, जैसे गाना गाना। ठीक है ना, मतलब गाना गाया है तो कुछ कुछ कर्म जरूर किया। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया जरूर होगी। इसके अंदर या तो फिर से या फिर के द्वारा दो शब्द आपको पकड़ मारना चाहिए। इसमें बिना विभक्ति ने विभक्ति आ सकती है, इसमें से या फिर से के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता होता है, जैसे गोधन से चला नहीं जाता। ठीक है, प्रमुख पहचान क्या है इसकी, क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना जिस वाक्य में कर्ता होता है, कर्ता जरूर होगा भाई, इसके अंदर भी कर्ता होगा, लेकिन जैसे गोधन से चला नहीं गया, हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर नेगेटिव वाक्य का भाव जरूर देखेगा, नेगेटिव सेंस जरूर देखने को मिलेगा। नेगेटिव मतलब नहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना वचन हमेशा एक वचन होगा, ध्यान रखना एक वचन होगा, वचन एक वचन होगा, लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा और अकर्मक क्रिया होगी तथा अन्य पुरुष में होगी। ठीक है, और तो होगी। ठीक है, कर्ता के साथ से भी आ सकता है, के द्वारा भी आ सकता है, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा और नकारात्मक वाक्य होता है तथा असमर्थता का भाव होता है। लेकिन ये भी ये लाइन है भैया। ठीक है ना, तो आपको ये आना चाहिए। और कर्ता क्रम की प्रधानता न होकर भाव ही होता है, ये भी लाइन भी यहां थी। ठीक है ना, ये यहां पर है कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव, मतलब कुल मिला के बात यह है, मतलब से या के द्वारा यहां पर भी आ सकता है, से या के द्वारा यहां पर भी आ सकता है, लेकिन यहां पर प्रमुख भाव प्रमुख होगा, यहां पर कर्म प्रमुख होगा और यहां पर कर्ता प्रमुख होगा। ध्यान रखना जो कृतवाच्य है वहां पर कर्ता प्रमुख है, क्रमवाच्य है वहां पर कर्म प्रमुख है, लेकिन भाववाचक है वहां पर भाव प्रमुख है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न को देखा जा सकता है। अब देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो अब इसका प्रश्न का आंसर हमारा यह सही है। 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, ये एकदम इसका सही है। अब देखिए कुछ उदाहरण और है, आगे वाली स्लाइड के अंदर हम उदाहरण से समझ लेते हैं। देख अच्छा उदाहरण नहीं देख रखे तो हमें तो सिर्फ उदाहरण नहीं दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं। इसके अंदर तो सीधा एक ही उदाहरण ले लीजिएगा, राजीव सोया हुआ है या फिर सुरेश सोया हुआ है, तो इसके अंदर सिर्फ कर्ता आप विभक्ति आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कर्ता प्रमुख होगा। अभी यहां पर सोया कौन हुआ है भाई, राजू सोया या फिर सुरेश सोया या फिर मोहन सोया या कुछ कौन भी सो सकता है, लेकिन यहां पर प्रमुख कौन है, कर्ता प्रमुख है। ठीक है ना, दूसरे वाक्य के अंदर आप गीता से गाया गया, गीता के द्वारा गीत गाया, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कर्म प्रमुख होगा। गीता के द्वारा गीत गाया, गीता के द्वारा क्या गाया गया भाई, गीता के द्वारा क्या गाया गया, तो हमेशा ध्यान रखना कर्म प्रमुख होगा और वो उत्तर आएगा उसका क्या से उत्तर आने वाला है, और क्या से हमेशा उत्तर सकर्मक क्रिया का आने वाला है, तो वो ध्यान रखना। गीत गाया गया तो गीत गाया गया, गीत एक सकर्मक, वो गाना गाया ना, गीत गाया तो सकर्मक क्रिया, इसमें ध्यान रखना इसमें सकर्मक क्रिया होने वाली है, इसमें अकर्मक क्रिया होने वाली है। और ध्यान रखना जो कृतवाच्य है वहां पर सकर्मक
और आक्रामक दोनों होने वाली है। दोनों क्रियाएं कृतवाचक के अंदर आएगी। आक्रामक सक्रमक दोनों हो सकती हैं। यहां पर सिर्फ सक्रमक हो सकती हैं और यहां पर सिर्फ आक्रामक हो गई। लेकिन आक्रामक हो गई, भाव आएगा, भाव मतलब किसी वाक्य के अंदर भाव होगा, जरूर भाव का वो सेंस जरूर देगा। उसके अलावा ध्यान रखना यहां पर अन्य पुरुष के अंदर होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, अन्य पुरुष के अंदर होगा। और वचन पुल्लिंग आक्रामक अन्य पुरुष में होगी, वचन भी एक वचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना यहां पर नई का बात जरूर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये वाक्य देखिए, गोदन से चला नहीं जाता है, मतलब यहां पर नई का भाव आ रहा है, नई का भाव आ गया। वचन लिंग पुरुष लिंग आ रहा है ना, एक व्यक्ति एक ही आ रहा है, बहुवचन नहीं आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है। तो यह आपको पता होना चाहिए। और कहीं कहीं कोई वाक्य में अन्य पुरुष भी देखने को मिल सकते हैं। हमेशा आक्रामक वाक्य ही होगा, किसमें, भाववाच्य के अंदर। तो यह आपको पता होना चाहिए। अक्सर यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो चलते हैं आज के। अब यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें से भी बहुत बार सवाल आ चुका है। देखिए आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे सो चुके हैं, या फिर वो स्कूल जाता है। आवर्ती पहले तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब बात यह है कि जो पक्ष के क्रिया पक्ष होता है ना, क्रिया पक्ष, क्रिया पक्ष, हिंदी के अंदर क्रिया पक्ष किसे बोलते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया का हमें ज्ञान हो जाएगा। क्रिया पक्ष उसे बोलते हैं जिस वाक्य के अंदर, अब देखिए जैसे ये वाक्य है, इस वाक्य के अंदर हमें यह पता चल जाएगा कि क्रिया कौन सा, जो क्रिया का जो रूप है वो प्रक्रियागत है, वो कौन सा रूप है। अब इनमें से पता हो जाएगा। इनमें यहां पर एक और लिख लीजिएगा, अपूर्णता, अपूर्णता, ठीक है। अपूर्णता बोधक भी आप होता है, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए आरंभ बोधक, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, कोई भी कार्य ऐसा आएगा वाक्य के अंदर, हमें उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कार्य स्टार्ट है। अगला सातत्य बोधक, यहां तो शुरुआत होने का भाव पता चलेगा, लेकिन यहां सातत्य बोधक लगातार जारी है, कार्य जारी है, यहां पर पता चलेगा। प्रगति बोधक, वो कार्य जो भी कर रहा है वो लगातार ऊपर आ रहा है, लगातार उस कार्य के अंदर प्रगति हो रही है। पूर्णता बोधक, वो जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वो कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी कि पूरा कार्य हो चुका है। नित्यता बोधक, वो कार्य हमेशा किया जा रहा है, वो कार्य नित्यता बोधक मतलब हमेशा हो रहा है। और अगला है अभ्यास बोधक, उसका लगातार अभ्यास हो रहा है भाई, वो उसका कार्य का अभ्यास लगातार हो रहा है। और अपूर्णता बोधक, सबसे पता चल रहा है वो कार्य अब तक नहीं हो चुका है। अब देखिए वो स्कूल जाता है, आवर्ती बोधक, लगातार वो स्कूल रोजाना जाता भाई, लगातार जाता ना, लगातार जाता ना, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बच्ची सो चुकी है, कार्य पूर्ण हो चुका है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब अभी भी क्या है, कार्य जारी है, सातत्य बोधक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ और उदाहरण लिख के, अब सुरेश रोटी खाने लगा, अब सुरेश रोटी खाने लगा, इसका मतलब यह कार्य स्टार्ट हो रहा है, यह कार्य स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आरंभ बोधक होगा, क्या होगा, आरंभ बोधक। आप भी साथ में बता सकते हैं, आरंभ बोधक। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, क्या होगा, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सातत्य बोधक। बच्चे खेल रहे थे मतलब अभी भी जा रही है ना, बच्चे खेल रहे थे मतलब खेल रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रहे थे, मतलब प्रगति बोधक, मतलब प्रगति बोधक, यानी कि बढ़ रही है, लगातार ऊपर आ रही। उसने पुस्तक पढ़ ली, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्णता बोधक। पता होना चाहिए भाई, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता, यानी कि नित्यता, यानी कि नित्यता बोधक, मतलब वो हमेशा उसी दिशा के अंदर निकलता है, नित्यता है ना। और वो सुबह गीत सुना करता है, मतलब अभ्यास बोधक, अभ्यास, ये दिल्ली का काम है भाई, वो सुबह डेली गाना सुनता है। और अपूर्णता बोधक कुछ भी हो सकता है। आप यहां पर जो ये लिख रखा ना, कौन सा, बच्चे खेल रहे थे, अभी कौन सा, ये अपूर्ण में भी आता है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे कर दीजिएगा। बच्चे खेल रहे थे वो अलग है, लेकिन आप ऐसे कर दीजिएगा, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, तो ये कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, ये अभी भी कार्य जारी है। बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे खेल रहे, ठीक है, थे, तो ये कार्य अभी भी जारी है। बच्चे खेल रहे हैं मतलब ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं मतलब कार्य अभी भी जारी है, उसका अपूर्णता। तो ध्यान रहना, यहां से भी प्रश्न आता है, एक या दो प्रश्न इसी टॉपिक में से आता है, सरल टॉपिक है,
ये जो भी ये शब्द लिख रखे हैं इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए और आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको ये वाला पकड़ मारना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें हो जाता है, इसमें हो जाता है। ये पता चल जाएगा देखते ही, ये पता चल जाएगा देखते ही, और ये भी पता चल जाएगा देखते ही, और ये भी पता देखते ही चल जाएगा। लेकिन ये तीन तो आपको याद होने चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें लगातार जारी रहता है भाई, काम जारी है अभी भी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसके अंदर शब्द एकदम सही है। क्या अश्व या अस्म, अश्व घोड़ा, यहां पर गलत है भाई, खच्चर नहीं होता है, यह तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस असम का मतलब क्या होता है, इस असम का मतलब है पत्थर, पत्थर ध्यान रखना, यह होता है भाई पत्थर। यहां पर क्या हो रखा है, जलद, जलज, जलज का मतलब तो कमल है, जलज जल में जन्म लेने वाला कमल है, लेकिन यह उल्टा सुल्टा कर दिया है। जो पहले आना चाहिए वो बादल का मतलब यह था, इसका मतलब था बादल, यहां उल्टा हुआ है, बाद में लिख दिया गया है जलद, यहां पर बादल आना चाहिए और इन्होंने कमल लिखा है। जलज कमल होता है, जलद बादल होता है। सर्वथा और सर्वदा, सर्वथा यानी कि सब तरह से, और सर्वदा यानी सदैव या फिर हमेशा, यह एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से और सर्वदा का मतलब होता है सदैव या हमेशा। यहां पर देखिए अनिल और अनल, यहां पर भी उल्टा हो गया है, यहां पर भी उल्टा हो गया है। अनिल का मतलब होता है क्या, हवा, अनिल का मतलब है हवा और अनल का मतलब है आग, ठीक है ना। अनल का मतलब आग होता है, ध्यान रखना, अनल का मतलब तो होता है आग, ठीक है, पता होना चाहिए। और अनिल का मतलब है कौन सा, हवा। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा जलद, जलद, जलद बादल होता है, और जलज जो आ रहा ना यहां पर द आ रहा, मैंने एक दिन बताया ना आपको, ध्यान रखना पानी शब्द के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनके शब्द के आगे अगर द लग जाए तो बादल के बन जाए, ज लग जाए तो कमल के बन जाए, धी लग जाए तो किसके बनते हैं, ये आपको बताना है। ये कमल हो गया, और एक कौन सा था, अश्व, जो ये अश्व है इसका मतलब तो घोड़ा है, लेकिन एक अस्म है, अस्मय है ना, हाँ अस्मय है, इसका मतलब है पत्थर। तो यह आपको पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए भैया, क्योंकि अक्सर यहां से घूम फिर कर सवाल बार बार आता है, और ये तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से ये तो पर्सन बार बार ये तो 2 या 3% तक लेके जाता है भैया, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और है, अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट जो ट है उसका मतलब है बुरा, बुरा, ठीक है ना, इसका मतलब है बुरा, लेकिन इन्हें अनिष्ठ, ठ का मतलब क्या है, निष्ठाहीन। ध्यान रखना यहां पे पूरा गोल है और यहां पे निष्ठाहीन में भी पूरा गोल है, तो ध्यान रखना अनिष्ट का तो बुरा होता है और अनिष्ठ मतलब निष्ठाहीन है। आगे देखिए प्रचार और प्राचार। प्रचार का मतलब तो है ख्याति, प्रचार का मतलब है ख्याति, लेकिन प्राचार यानी कि एक कीड़ा। प्रचार का मतलब ख्याति है, लेकिन प्राचार का मतलब एक कीड़ा है। आगे देखिए अंश और अंश। जो अंश है इसका मतलब तो हिस्सा और भाग है, जो अंश है इसका मतलब है कंधा, ठीक है ना, अंश कंधा है, अंश हिस्सा या भाग। अब अंश हर, ये वो उसमें से याद हो जाएगा जो आता ना, ये वापरा अंश और हर, ये देखिए अंश और हर आता ना, तो देखिए अंश और हर से याद कर लेना, जो अंश हर आता है उसका मतलब हर का एक भाग यानी कि हिस्सा और भाग, और अंश का मतलब एक कंधा। अब देखिए अर्घ और अघर्य, यानी कि अर्घ मतलब आधा, आधा ही होता है, यह अर्घ मतलब अघर्य मतलब ये थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब पूजा का जल, अघर्य मतलब है ना। अमित और अमित। अमित छोटा है वो तो होता है बहुत, जो अमित छोटे वाली मात्रा है मी के ऊपर लगी हुई की, वो तो मतलब है बहुत, और अमित जो बड़ा है शत्रु, शत्रु हमेशा बड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना अमित छोटा वाले में बहुत, अमित जो बड़ी मात्रा लगी हुई इसमें शत्रु होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से देख लीजिएगा, अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब है बुरा, और जो यहां पर ठ आता है पूरा गोल वाला तो निष्ठाहीन होगा, जो कि वहां पर भी ठ लगा हुआ है। प्रचार का मतलब ख्याति है, प्राचार का मतलब एक कीड़ा है।
अंश, अंश हर से याद रख सकते हैं, हर का ऊपर वाला भाग अंश, अंश जो कि मतलब एक हिस्सा या फिर एक भाग होता है, और अंश का मतलब कंधा हो गया। अर्घ मतलब आधा हो जाएगा। अघर्य है, यहां पर भी देखिए बीच में अघर्य जो बड़ा शब्द है, पूजा का जल, ठीक है। अमित जो कि छोटी मात्रा लगी हुई है, वो तो बहुत होता है, लेकिन हमेशा बड़ी वाला अमित यानी कि शत्रु भी बड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ, अगला देखिए, किस विकल्प में आगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में अर्थ सुमेलित नहीं है? अब की बार नहीं है, एक ऐसा है जो गलत है भैया, एक ऐसा है जो गलत है। पथ, पथ्य, पथ का मतलब मार्ग होता है या फिर रास्ता होता है, पथ का मतलब, और पथ्य मतलब बीमार, ठीक है ना। पथ का मतलब मार्ग या रास्ता, पथ नहीं लिखा था, राज्य परिवहन पथ निगम ऐसा कुछ आता ना, वो मार्ग है ना। कई बार आपको देखा होगा, ये शब्द आपको दिखाई मिलता है। अब देखिए, बीमार को दिया जाने वाला, ठीक है ना। पथ्य मतलब बीमार को दिया जाने वाला, ठीक है, जबकि पथ होता है मार्ग या रास्ता। ये देखिए, बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन क्या कहलाता है? पथ्य कहलाता है, जबकि पथ मतलब मार्ग या रास्ता। ये पूरा यहां तक लिखा हुआ भाई, यहां तक, ठीक है ना। पथ्य मतलब बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन, पथ मतलब मार्ग या रास्ता। अब देखिए, जठर और जरठ, जठर और जरठ, यहां पर ज्येष्ठ या बड़ा लिखा हुआ है, और जरठ का मतलब बूढ़ा कर दिया है। तो जब जठर होता है उसका मतलब तो पेट या फिर आमाशय कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस जरठ का मतलब बूढ़ा, ठीक है ना, इस बूढ़ा होता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर नहीं था कुछ भी, जस्ट बड़ा, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है ना। वो पूछ रहा है गलत कौन सा, तो यही गलत था। आगे देखिए, निर्माण और निर्माण, निर्माण का मतलब तो रचना है, लेकिन निर्वाण का मतलब मोक्ष है भैया, मोक्ष मुक्ति है ना। अब देखिए, तक्र, तरक और तक्र, तरक मतलब बहस और तक्र मतलब चास। तर्क मतलब बहस, ठीक है ना। तर्क मतलब कोई न कोई, अगर कभी भी कुछ विवाद खड़ा होता है तो वहां पर हमेशा तर्क दिया जाता है, और मान लेते हैं जहां पर बहस होगी वहां पर ही तर्क दिया जाता है, ठीक है। जहां पर बहस होगी वहां पर तर्क दिया जाएगा, और तक्र का मतलब चास है। आगे देखिए, यह देखिए, पानी, पानी का मतलब जल है, लेकिन पानी मतलब हाथ है, ये तो कई बार पूछा गया है। ग्रह और ग्रह, ग्रह का मतलब नक्षत्र है, लेकिन गृह का मतलब घर है। अवनी, अभी हम देख के आए, अवनी वो अनिल था, अभी नहीं देखे, वो अनिल था भाई, ठीक है ना। ये अवनी है, अवनी मतलब पृथ्वी, और अवन मतलब रक्षा। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा मतलब आवश्यकता, उपेक्षा मतलब तिरस्कार या फिर निरादर। अपेक्षा मतलब आवश्यकता भाई, अपेक्षा, मुझे कोई चीज की अपेक्षा है तो मुझे आवश्यकता है, ठीक है ना। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना या फिर उसका निरादर करना, अपमान करना ना। आगे देखिए, अतल, जिसका गहरा, गहरा, अतल का मतलब गहरा, और अतुल मतलब तुलना ना हो, अतुल मतलब तुलना ना हो, अतल मतलब गहरा। ये आप सबको पता होना चाहिए, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको हर बार हम जैसे साथ ऐसे शामिल करते हैं, जिससे हमारा काफी कुछ याद हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक कथन गलत है। परिणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं, क्या यह बात सही है? तो यह बात एकदम सही है। परिणार्थक क्रियाएं, परिणार्थक क्रियाएं वो होती हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे के द्वारा अपना कार्य करवाए, वो परिणार्थक क्रियाएं, ठीक है। परिणार्थक क्रियाएं हमेशा कोई व्यक्ति या फिर कर्ता खुद ना कर कर किसी से कार्य करवाता है। जैसे वो नौकर से झाड़ू निकलवाता है, तो ये सभी ठीक है ना। मतलब नौकर से वो कार्य करवाता है या नौकर से वो झाड़ू निकलाता है, तो वो परिणार्थक क्रियाएं हमेशा सदैव सकर्मक होती हैं, ये बात एकदम सही है। देखिए, भाववाचक केवल, देखिए भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में, अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए थे, अभी हम पढ़ के आए थे, तो एक तो कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य, और एक कर्म और एक भाव था। अब भाव यहां पर तो था सकर्मक, यहां तो था सकर्मक। एक मिनट में थोड़ा वापस लिखता हूं ना,
अच्छा यहां पर भी मिट गया। हाँ देख भाई, परिणात्मक क्रियाएं हैं वो सकर्मक होती हैं, ये बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है कृत, एक होता है आपके कर्म, और एक होता है आपके भाव, भाववाची। अब देखिए यहां पर है क्या, यहां पर सकर्मक भी है और साथ में अकर्मक भी है भैया। क्या है सकर्मक और अकर्मक? अकर्मक, ठीक है दोनों है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ सकर्मक है। और यहां पर क्या है, अकर्मक। कृतवाच्य के अंदर सकर्मक और अकर्मक दोनों हैं, कर्मवाच्य के अंदर केवल सकर्मक है और भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक है। तो यह आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। आगे देखिए, अकर्मक क्रियाएं, देखिए भाववाच्य के अंदर केवल अकर्मक, ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये लिखा हुआ देख लीजिएगा आप, क्योंकि अभी हम पढ़ के भी आए थे पीछे। आगे देखिए, कर्मवाच्य के अंदर अकर्मक सकर्मक दोनों का क्या होता है, प्रयोग होता है? नहीं होता भाई, कृतवाच्य के अंदर होता है, कर्म के अंदर नहीं होता भाई, कर्म के अंदर नहीं होता है, कृत के अंदर होता है। और यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। वो पूछ रहा है गलत कौन सा है, सही नहीं है, यानी कि यही सही नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर सिर्फ एक सकर्मक का ही प्रयोग होता है, सकर्मक क्रियाओं का ही रूप प्रयोग होता है। आगे देखिए, कृतवाच्य ही, कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये बात एकदम सही है। कृतवाच्य के अंदर सकर्मक अकर्मक दोनों का रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखें, ये इतना से याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया, इन तीन शब्द में से ही सवाल आया कई बार। अब देखिए, कृतवाच्य के अंदर सकर्मक अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य के अंदर सकर्मक का प्रयोग होता है, जबकि भाववाच्य के अंदर अकर्मक का प्रयोग होता है। एक वचन पुल्लिंग, ये भी ध्यान रखना, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक अकर्मक क्रिया, और नई का भाव भी देखता है, भाव, ठीक है ना, कौन सा, वो जो भी भाववाच्य का कोई भी वाक्य आएगा तो नई का सेंस भी देगा, एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा, अकर्मक होगा और अन्य पुरुष में होगा। ये बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए भैया। चले आगे, अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं। अब देखिए, मध्य नजर, चारागाह, तंदुरुस्त, या फिर तंदुरुस्त मध्य नजर चारागाह, या फिर चारागाह तंदुरुस्त मध्य नजर, या फिर मध्य नजर चारागाह तंदुरुस्त, कौन सा सही है? तो भैया एकदम सही है। कौन सही है बोला? नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही है। ये वाले शब्द सही है भैया, ये वाले, ये तीनों शब्द सही है। तंदुरुस्त, मध्य नजर, चरागाह, यही शब्द सबसे सही है, सभी शब्द शुद्ध हैं, बाकी वाले गलत लिख रखे हैं, कुछ न कुछ गलती हो रखी है, ठीक है ना, तो आपको यह देखना। अब देखिए इधर आ जगह, अब देखिए दो शब्द मिलते हैं आपको, एक तो अनुग्रह, एक अनुग्रह, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ध्यान रखना, ये वाला शब्द सही है। कौन सा? ये वाला शब्द सही है, ये वाला शब्द सही है, ठीक है ना, अनुग्रह। एक मिलता है साप्ताहिक, एक मिलता है साप्ताहिक, कौन सा सही? साप्ताहिक सही है, साप्ताहिक, सप्ताह धन एक प्रत्यय लगा रखा है, ठीक है ना, तो ये प्रत्यय एकदम सही है, एक प्रत्यय लगने से ही का आ हुआ है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना शुरुआत में। तो साप्ताहिक ये भी सही और ये भी सही, दोनों साथ में आते हैं और पूछा जाता है। अब देखिए आगे, एक विशिष्ट और एक विशिष्ट, ध्यान रखना, विशिष्ट सही है, ठ वाला गलत है, त वाला एकदम सही है। आगे देखिए, पुरस्कार और पुरस्कार, पुरस्कार में पुरस्कार सही है, कौन सा? ये वाला सही है, पुरस्कार, ये वाला। और देखिए पूर्वधनकार होता है, संधि विच्छेद भी। आगे देखिए, सदोपदेश, सदोपदेश या सदोपदेश, तो ध्यान रखना सदोपदेश सही है, यही सही है, और ये सत धन उपदेश होता है, तो ये सब ध्यान रखना। एक तो वापस देख लिया, अनुग्रह सही है, साप्ताहिक सही है, विशिष्ट सही है, ठ सही नहीं है, गोल वाला डब्बा गोल ही करता है हर बार, ध्यान रखना, ये गलत है। पुरस्कार में पुरस्कार सही है और सदुपदेश सही है, सदुपदेश कभी नहीं होता है, तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, अब देखिए आगे, वर्तनी, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मतलब एक गलत है। मत से शब्द क्या सही है? एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस शब्द एकदम सही है, सृष्टि शब्द एकदम सही है, दृष्टा शब्द एकदम गलत है, क्योंकि यह शब्द ऐसे लिखा जाता है भैया, ऐसे लिखा जाता है, और लिख कैसे रखा है?
लेकिन नीचे रे लगा रखा है इसलिए गलत है, तो आपका आंसर ये है। अब देखिए एक आता है रचयिता, एक आता है रचयिता, दोनों में से सही कौन सा है? तो ध्यान रखना यह सही है, यह ही सही है। कौन सा? रचयिता, मतलब ये दोनों, ये वाला सही है, ठीक है। तो रचयिता सही है, दोनों तरीके आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक सही है। अति धन, अधिक, अत्याधिक हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना अत्यधिक सही है, अत्यधिक सही है, अत्याधिक सही नहीं है। यहां पर डबल आ की मात्रा कर रखी जो कि गलत है। सहस्त्र और सहस्त्र, सहस्त्र सही है भैया, सहस्त्र सही है, ये वाला सही है। तदंतर, तदंतर, तो ध्यान रखना जो सेकंड वाला सही है। तत् धन अंतर, अनंतर है ना, तत् धन अनंतर, ये वाला एकदम सही है। आगे देखिए षष्ठी और षष्ठी, षष्ठी ही सही है। अभी मैंने बताया ना, ऊपर वाले में बताता हूं, उस पीछे वाले में जहां गोल होता है वहां पर डब्बा गोले हो जाता है भाई। इसका मतलब आपको ट वाला ध्यान रखना, या षष्ठी ट वाला ही सही है। सस्धनति इसकी संधि विच्छेद भी है। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए, रचयिता पता होना चाहिए, अत्यधिक पता होना चाहिए, सहस्त्र से तदंतर और षष्ठी, ये शब्द आपको पता होना चाहिए क्योंकि शब्द शुद्धि पूछा जाता है। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, मतलब 3 गलत है, एक सही है। बुधवार गलत है, ये बुध ऐसे बार होता ना, लिखते हो ना भाई कई बार। दंपति ही सही है, एकदम सही है दंपति, दंपति में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन द्वितीय में गलत है क्योंकि ये मात्रा ध्यान रखना ऐसे होके ऐसे होके ऐसे आती है। अब देखिए ये मात्रा इधर होनी चाहिए लेकिन इधर लगा दी, यह भी गलत है क्योंकि वयस्क वह पूरा आता है और ये ऐसे लिखा जाता है और इन्होंने आधा लिख लिया है, इसलिए ये गलत हो गया भाई। अब देखिए घी और घृत, घृत ही सही है, घृत सही है भैया। चतुष्पद, चौपाया में चतुष्पद ही सही है, चपू धन पद। जामाता, जामाई में जामाता सही है, कौन सा? जामाता। ससुर और ससुर, ससुर होता है पूरा शब्द, ना कि ससुर, ससुर, ठीक है। गवैया या फिर गायक, तो ध्यान रखना गायक एकदम सही शब्द है। चतुष्पद, जामाता, ससुर और गायक, ये शब्द एकदम शुद्ध शब्द है। और घृत, घृत है ना, ध्यान रखना घृत शब्द सही है ना, घी शब्द सही है, घी शब्द सही नहीं है, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न थे भाई अपना, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको सेशन, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको जरूर इस सेशन से भी 3 से 4 या 5 6 तक सवाल आपको इस सेशन से जरूर मिलेंगे, क्योंकि क्रिया पक्ष से सवाल आता है, आवर्ती पक्ष से जो अभी पढ़ा ना, हमने क्रिया पक्ष पढ़ा है, वर्ती पढ़ा है, या फिर हमें वाच्य पढ़ा है, या फिर रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 4 से 5 टॉपिक एक ही इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। उसके अलावा इसका प्रश्न को पकड़ने का जो अप्रोच है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न हमें प्रश्न वहां को कम टाइम के अंदर निकालना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देख लीजिएगा क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाते रहिएगा, मेहनत लगातार जारी रखिएगा। तब तक के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास पूरी देखने के लिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही एक वीडियो जिसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन और इससे भी बढ़िया क्वालिटी में या फिर हम व्याख्या लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।